का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने 2-3 चैप्टर क्या है आप लोगों को हमने पढ़ा दिया है, तो उसी से रिलेटेड कुछ आज एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो आप लोग जल्दी से क्लास में बन जाइए और साथ में एमसीक्यूज करते हैं पूरा। टोटल जो ग्रुप डी में टोटल 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड पूरा 25 को 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि वॉइस क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से अभी सभी लोग आ जाइए, जिससे कि सभी लोग साथ में क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए। राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, ओनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर हो तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल 50-60 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा करना है, 1 घंटे के अंदर कवर करना है। ओजिए वाले जी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कारों के ब्रेकिंग पैड में, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, के गुण का उपयोग किया जाता है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव, और चौथा जो हमारा ऑप्शन है घर्षण का नकारात्मक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है 2018 में, सेकेंड शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का प्रयोग किया जाता है। वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव या घर्षण का शून्य प्रभाव या घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, किसका प्रयोग किया जाता है एक बार आप लोग कमेंट करिए। सूरज साहू जी गुड आफ्टरनून, सूरज साहू जी गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि घर्षण, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर होगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का जो है सकारात्मक प्रभाव, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। दो सतहों के बीच हमने आपको बताया भी था कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? पहला क्या हमारा घर्षण, दूसरा है आवेग, तीसरा है बलाघूर्ण, तीसरा है क्या है, चौथा क्या हमारा तनाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण जो बल कार्य करता है उसे क्या बोला जाता है? घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? घर्षण बल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा घर्षण होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है? गति के विपरीत दिशा में जो कार्य करता है, जो बल लगता है, उसको क्या बोला जाता है? घर्षण बल बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर है घर्षण द्वारा किए गए कार्य, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पहला है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, कि तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, कि घर्षण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, कि नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह एक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसका जो क्षय नहीं होता है, मतलब जो घर्षण द्वारा किया गया कार्य उसका क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के किस ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए हम हथेली को अगर रगड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हथेली को, तो अपनी हथेलियों को रगड़ते रहे तो काफ़ी अधिक समय तक अगर रगड़ते रह जाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? हीट हो जाता है ना। तो अर्थात तापी, इसमें क्या हो? तापी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। मतलब अगर जो अधिक समय तक अगर उसको हथेली को हम घिसते रहेंगे तो उसमें क्या उसमें उत्पन्न होने लगती है ना, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी तापी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के लंबवत, और है बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में या बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल कहाँ कार्य करता है बताइए? घर्षण बल जो है
कहाँ पे कार्य करता है, घर्षण बल जो है कहाँ पे वर्क करता है, घर्षण बल जो है बल की दिशा में लगता है, घर्षण बल कि बल की दिशा में किसी कोण पर लगता है, किसी एंगल पे लगता है फ्रिक्शन जो हमारा होता है, या फिर घर्षण जो बल होता है बल की दिशा में लगता है, या फिर हमारा बल की दिशा के विपरीत घर्षण बल कहाँ पे लगता है, घर्षण बल जो हमारा होता है वो बल की दिशा के क्या है जस्ट अपोजिट लगता है। अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क की क्या है जस्ट विपरीत दिशा में लगेगा ना। अगर कार हमारी सड़क पर चल रही है तो उसके टायरों के विपरीत दिशा में हमारा क्या है फ्रिक्शन फोर्स अर्थात घर्षण बल लगेगा। ठीक है, घर्षण बल लगेगा। ओजीए वाले जी 4 गड्डी है, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, यदि कोई गतिमान वस्तु है अगर उस पर कोई बल आरोपित नहीं है, उस पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है, बताइए। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, यदि कोई गतिमान वस्तु है अगर उस पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है, बताइए। पहला है घर्षण बल, दूसरा है गति के कारण, तनाव के कारण की आवेग के कारण। ये किसके कारण रुक जाती है, बताइए किसके कारण रुक जाती है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि किसके कारण रुक जाती है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, कोई गतिमान वस्तु है उसमें कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण रुक जाती है। मिस अग्रवाल जी का आ रहा है बी। और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं, कोई गतिमान वस्तु है अगर उसमें कोई बल नहीं लग रहा है तो वह सिर्फ क्या किसके कारण रुकेगी, वो घर्षण के कारण रुक जाएगी, वो फ्रिक्शन के कारण। क्योंकि जो फ्रिक्शन हमारा है गति के विपरीत दिशा में लगता है ना, तो वो फ्रिक्शन के कारण क्या हो हमारा वो क्या हो फ्रिक्शन के कारण क्या हो वो कार हमारी क्या है गति के कारण क्या है रुक जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए घर्षण के कारण। ठीक है, गति के कारण तो होगा नहीं, तनाव के कारण होगा नहीं, आवेग ये होगा ही नहीं क्योंकि आवेग बराबर एफ इंटू वी होता है। और आगे बढ़ते हैं। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड, जब साइकिल में क्या है ब्रेक लगाया जाता है, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा, बताइए। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है, जब साइकिल है, साइकिल हम जब चलाते हैं उसमें जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा। पहला क्या है पैड और रिम के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। दूसरा हमारा है पैड और रिम के बीच का घर्षण बल। तीसरा हमारा है ब्रेक पैड गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है और गति को रोक देता है। और चौथा हमारा है पैड और रिम के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए जल्दी से। और थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझ लीजिए थोड़ा इसमें क्या कह रहा है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। ब्रेक पैड क्या होता है वो पहिए को स्पर्श करता है, नहीं जब ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक पैड लगा होता है वो पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा। जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक पैड क्या हो पहिए को स्पर्श कर लिया, उसके बाद क्या तो कौन क्या रोकेगा, पैड और रिम के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल या पैड और रिम के बीच का घर्षण बल, या फिर ब्रेक पैड गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है और गति को रोक देता है, पैड और रिम के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ओजीएच वाले का आ रहा है बी, ओनली सक्सेस जी का भी आ रहा है बी। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और लोग भी कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पैड और रिम के बीच का घर्षण बल, पैड और रिम के बीच का जो घर्षण बल है जिस उसी के कारण हमारा क्या होगी साइकिल रुक जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो सतहों की अम्लताओं का क्या होता है जो अस्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। इसका राइट आंसर क्या है, लोटन, लोब या फिर सर्पण या इंटरलॉकिंग। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है, दो सतहों की जो अनियमितताएं होती हैं उनका बीच क्या होता है जो जो अस्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। इसका राइट आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके
कि लोटन होगा, कि लोप होगा, कि सर्पण होगा, कि इंटरलॉकिंग होगा। ये हमारा आरआरबी जेई में आया था, ये हमारा 2019 में आया था आरआरबी जेई सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दो सतहों के बीच जो लगने वाला अनियमितताओं के कारण उसमें लगने वाला जो घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, ये है इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंटरलॉकिंग। ओनली सक्सेस जी का रहा है 7 का डी, ओजी वाले का भी आ रहा है 7 का डी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है, बताइए। चलिए, घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है, बताइए कमेंट करके। घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। अगर हम घर्षण बल नहीं होगा तो हम कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं, बताइए। एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर कैरम खेलना, दरवाजे का संचलन, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। इसका कमेंट करके राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, बताइए क्या होगा। आरपी मोटिवेशन का आ रहा है 8 का डी। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए जी क्या होगा इसका राइट आंसर। घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना कठिन है। एक भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, चलिए ये भी ठीक है। कैरम खेलना, दरवाजे का संचलन, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। अगर कोई गीला संगमरमर है, फर्श है, उस पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस पर हम चलना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच ये डैश डैश है का कारण बनती है कि उपस्थिति घर्षण, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसके पहले ये क्वेश्चन आया भी था, माया यादव जी गड्डी, बहुत बढ़िया। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच किसका कारण बनती है, मतलब फ्रिक्शन में किसका कारण बनती है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है अनियमितताओं, अभी इसके पहले क्वेश्चन ध्यान दिए होंगे तो आया था अनियमितताओं, बाधाओं, अड़चनों या अवरोधों। अभी आया था इसके पहले ना, दो सतहों के बीच जो उनकी अनियमितताओं के कारण कौन सा बल कार्य करता है, तो हमारा था ना घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनियमितताओं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओजीए वाले का ए आ रहा है, ओनली सक्सेस जी का 9 का ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी, सभी लोग कमेंट किया कीजिए, थोड़ा आए ना आए थोड़ा वो अलग की बात है, लेकिन कमेंट कर दिया कीजिए, इससे थोड़ा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका 10 का क्या होगा, इसका 10 का बताइए। माया यादव जी का है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 10 का बताइए। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए एक बार कमेंट कीजिए इसका। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं, मांसपेशी हथौड़े की मदद से जब मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में में ठोकने में योगदान करते हैं। पहला हमारा है स्थिर वैद्युत बल, दूसरा है कमानी बल, चुंबकीय बल, चौथा क्या है, घर्षण बल। बताइए, आरआरबी जेई में भी आया था ये क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए। आ रहा है ओनली सक्सेस जी का आ रहा है डी। माया यादव जी सर थोड़ा जूम कर दीजिए।
चलिए इसका बताइए, स्क्रू बॉल बेयरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए इसका, स्क्रू बॉल बेयरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है, इस पर घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घर्षण इन सभी की रक्षा करता है। तीसरा है, घर्षण उन सभी क्षतियों से बचता है जो अन्य बलों के कारण इनमें उत्पन्न हो सकती है। और चौथा हमारा है, घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। इसका राइट आंसर बताइए कि 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर ओनली सक्सेस जी क्या रहा है? 11 का डी। ओजीए वाले का भी आ रहा है 11 का डी। एक बार और कमेंट कीजिए सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। घर्षण क्या करता है? फ्रिक्शन करता है, इन सामग्रियों को घिसता है और उनको क्या है, उन सामग्रियों की क्या क्षति पहुंचाता है। फ्रिक्शन क्या करता है? उनको क्या करता है, इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। फ्रिक्शन का यही कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से, कार और ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? ट्रेड, चलिए बताइए ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायर में देखे होंगे ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं। पहला है टायरों के ट्रेड, इसके डिजाइन सुंदरता को बढ़ाते हैं। चलिए पहला तो ये हो गया, घर्षण को कम करने के लिए। दूसरा ये हो गया हमारा वाहन की गति को बढ़ाने के लिए। तीसरा हमारा वाहन की गति बढ़ाने, घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अक्की जी का आ रहा है 12 का डी। अक्की जी का आ रहा है 12 का डी। चलिए और लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्की जी का 12 का डी। माया यादव जी का आ रहा है 12 का डी। बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ओजी वाले का भी आ रहा है 12 का डी। जो कार और ट्रकों और बुलडोजरों के जो टायर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उसमें खांचे बने होते हैं। जब नहीं ऐसे खांचे खांचे टायर्स में बने होते हैं, नहीं वो टायर्स उनका क्या कार्य होता है, घर्षण को बढ़ाने और फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो सड़क पर आसानी से चल सके, फिसले ना, और सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब बताइए, कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। चलिए अब इसको बताइए। स्नेहक लुब्रिकेंट जिसको बोला जाता है, कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर बताइए। पहला क्या है हमारा, तेल कभी कभी घर्षण को बढ़ा देता है। तेल कभी कभी घर्षण को बढ़ा देता है। और दूसरा हमारा है, कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। चलिए तीसरा है, तेल पुर्जों की गति को कठिन बना देता है। तेल जो पुर्जों की गति को कठिन बना जाता है। चौथा है, तेल मशीन के पुर्जों और पूरी जगह को गंदा कर देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा। अक्की जी का रहा 13 का ए। अक्की जी का आ रहा है 13 के। ओनली सक्सेस जी का भी आ रहा है 13 के। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कहा गया है कुछ मशीनों में स्नेहक जो होता है, स्नेहक लुब्रिकेंट बोला जाता है, के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं होता, क्योंकि तेल क्या हो, कभी कभी घर्षण को बढ़ा देता है। तेल घर्षण को बढ़ाता नहीं भैया, वो घर्षण को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, लुब्रिकेंट क्या करता है, तेल घर्षण को कम कर देता है। और दूसरा हमारा क्या है, कभी कभी मशीनों के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्य प्रणाली में वांछनीय बाधा पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तेल क्या होता है, कभी कभी मशीनों के कुछ हिस्सों में तेल पहुंच जाता है, जिसका रिसाव हो जाता है, जिसके कारण क्या हो, कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, माया यादव जी का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया माया यादव जी। अक्की जी का ओके सर, कोई बात नहीं। तेल हमारा जो लुब्रिकेंट है वो का फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का मशीनों में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि मशीनें सुचारू रूप से क्या हो, चले। लुब्रिकेंट का प्रयोग मशीनों में इसीलिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य और इनपुट कार्य होता है से कम होता है, के विपरीत होता है, से हमेशा शून्य होता है, से हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक लोग कमेंट करके, अक्की जी बताइए जल्दी से। माया यादव जी कमेंट कीजिए। ओजीए वाले, ओनली सक्सेस जी, सभी लोग कमेंट कीजिए कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य, मशीन का जो कार्य है, कार्य का आउटपुट, मशीन के कार्य का जो आउटपुट होता है, वो कार्य का इनपुट होता है, इससे हमेशा कम होता है, के विपरीत होता है, से हमेशा शून्य होता है, से हमेशा ज्यादा होता है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्की जी का आ गया ए। जी अक्की जी बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ए ही होगा, क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, इसका राइट आंसर ए ही होगा। इसका राइट आंसर हमेशा जो कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण जो मशीन के कार्य का जो आउटपुट होता है वो कार्य के इनपुट का हमेशा कम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ओजीए वाले का ए। बहुत बढ़िया। चलिए, ये सब जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ये पिछले कई वर्षों में ये जो है आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई और एएलपी और एनटीपीसी में ये सभी के क्वेश्चंस क्या है पूछे गए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माया यादव जी का भी ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सभी लोग। चलिए, यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य करते समय के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट, ये वाला चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? इसका कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? स्थैतिक घर्षण बल में, कि रोलिंग में, स्लाइडिंग में, कि द्रव में? किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? बताइए आप लोग कमेंट करके किस में घर्षण बल जो हमारा होता है वो न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? स्थैतिक में, रोलिंग में, स्लाइडिंग में, कि द्रव में? किसमें घर्षण बल हमारा न्यूनतम होगा? बताइए आप लोग कमेंट करके कि घर्षण बल सबसे कम किसमें होगा? 16 का बी, 16 का बी, अक्की जी का 16 का बी आ रहा है। और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या क्या होगा? ओनली सक्सेस जी का भी बी आ रहा है। और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। ये हमारा जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप एनटीपीसी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2021 में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट में ज़्यादा होकर पूछा गया है। माया यादव जी का आ रहा है सी, स्लाइडिंग में। और बताइए ओजीए वाले का बी आ रहा है। देखिए, स्थैतिक, जैसे कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, तो सबसे स्थिर अवस्था में है तो उसमें क्या स्थैतिक जो इसका घर्षण बल होगा वो हमारा, अगर ये गतिमान होगा तो इसके इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा, इसमें तो घर्षण बल सबसे अधिक लगेगा। और जैसे स्लाइडिंग, कोई वस्तु एक परत दूसरे पे स्लाइडिंग कर रही है तो उसमें भी घर्षण बल लगेगा। और द्रव के बीच भी घर्षण बल लगता है, दो द्रव की विभिन्न परतों में, जिसे श्यानता बोला जाता है। हमने बताया था आपको, श्यानता, द्रव की विभिन्न परतों के मध्य लगने वाले जो उसके द्रव की गति का विरोध करता है उसको श्यान बल बोला जाता है, उसको श्यानता बोलते हैं। और जो हमारा रोलिंग है, अगर कोई वस्तु फिसल रही है, लुढ़क रही है, रोल कर रही है, तो सबसे कम घर्षण बल कहाँ लगेगा? रोलिंग में लगेगा। जो सबसे कम घर्षण बल हमारा होगा वो रोलिंग में लगेगा। वो रोलिंग जब करेगी, वो लुढ़केगी, तब उसमें सबसे उसका घर्षण बल कम लगेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो रोलिंग हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी ओ जी वाले बहुत शानदार। अक्की जी का बी आया था, माया यादव जी का सी आया था, कोई बात नहीं, ये इसका हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है, कहा गया है पृथ्वी की सतह पर जहां हवा क्या हो नगण्य हो, वस्तुएं सहित गिरती हैं। बताइए, समान गति से गिरती हैं, कि समान त्वरण से गिरती हैं, कि भिन्न त्वरण से गिरती हैं, कि समान वेग से गिरती हैं? इसका राइट आंसर बताइए। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, 2018 की जो वैकेंसी हमारी थी उसमें पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं माया यादव जी, इसका राइट आंसर बताइए 17 का क्या होगा? 17 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 17 का। पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है, वस्तुएं सहित गिरती हैं, समान गति से गिरती हैं, कि समान त्वरण से गिरती हैं, कि भिन्न त्वरण से गिरती हैं, कि समान वेग से गिरती हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग बताइए कि क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर माया जी का 17 का समान त्वरण से, 17 का बी आ रहा है अक्की जी का। चलिए बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा, समान त्वरण से गिरेगा। अगर कोई वस्तु को अगर हम कुछ ऊंचाई तक फेंक दिया जाता है तो वो F बराबर mg के अनुसार, जानते हैं F बराबर क्या होता है? mg होता है ना, F बराबर mg। तो F बराबर mg समान त्वरण के अनुसार, वो समान त्वरण के, ठीक है, समान त्वरण से वो नीचे गिरेगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, समान त्वरण से वह नीचे गिरेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है, कि धनात्मक होता है, कि उदासीन होता है, कि शून्य होता है? चलिए कमेंट कीजिए आप लोग कि घर्षण द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो क्या कैसा होता है? घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा कार्य होता है, बताइए।
घर्षण द्वारा किया गया कार्य। 18 का बताइए आप लोग आंसर, आरआरबी ग्रुप डी, ये भी 2018 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि 18 का कीजी का रहा है ए। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। माया यादव जी का भी ए आ रहा है, ओनली सक्सेस जी का ए आ रहा है। जी, घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि यह गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है, हमेशा गति का विरोध करता है, कि क्या ये गति का क्या हमेशा विरोध करता है, तो इसका हमेशा इसका जो कार्य होता है ये कहता है अवरोध उत्पन्न करता है ना। जो हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करता है। फ्रिक्शन क्या है, अवरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका जो कार्य हमेशा होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। मिस अग्रवाल जी का ए आ रहा है, माया यादव जी का ए ऋणात्मक होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस पर देखिए, उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। चलिए, संपर्क बल, पेशी बल, यांत्रिक बल की घर्षण बल, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है, ये भी हमारा ग्रुप डी में आया था 2018 में क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। संपर्क बल होगा, पेशी बल होगा, यांत्रिक बल होगा कि घर्षण बल होगा। माया यादव जी का आ गया डी, बहुत बढ़िया। अक्की जी का भी आ गया डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम, यदि किसी वस्तु की गति 20% बढ़ जाती है, चलिए इसको आप लोग इसको जल्दी सॉल्व करके बताइए। यदि किसी वस्तु की गति 20% बढ़ जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, कितने परसेंट की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। यदि किसी वस्तु की गति 20% बढ़ जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ये भी हमारा ग्रुप डी में आया था 2018 में। एक बार कमेंट करिए जल्दी से आप लोग कि 44%, कि 55%, कि 77%, कि 66%। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। अक्की जी का रहा है 20 का ए, 44%। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम जानते हैं के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, सभी लोग को मालूम के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर बोला होता है। तो क्या हो 20% क्या बोला है, 20% बढ़ जाती है, तो 20% बराबर क्या, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा ना। 20% को अगर हम डिवाइड करें 1/5 होगा। पहले गति हमारा 5 था ना, पहले 5 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो यहाँ रखते हैं, पहले कितना होता है विवेक, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी पहले, K1 अगर लगा लेते हैं तो ये मान लीजिए काइनेटिक 25 हो जाएगा, पहले 25, ठीक है, पहले 25 था, ऐसे लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम इंटू 25 हो गया, पहले 25 था। दूसरा क्या होगा, बाद में कितना होगा, K2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये देखिए समान है, कट जाएगा, तो K1 कितना हो जाएगा 25, और K2 हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंट है, 11 का है ना, कितने पे 25 पर है, तो इंटू 100 कर देंगे। 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 11 चौक 44, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44%। मिस अग्रवाल जी का डी आ रहा है, नहीं इसको देख लिया, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 44% हो जाएगा, 44%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया ना 44% कैसे आया। माया यादव जी का 44% आ रहा है, ओनली सक्सेस जी का भी ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। मिस अग्रवाल जी आप लोग आप एक बार देख लीजिए, पहले हमारा क्या कितना था, इसको डिवाइड कर लेंगे ना, 20% को 1/5 होगा, पहले 5 था, फिर 6 हो गया, तो इसको वी स्क्वायर होता है ना, तो 25 हो गया हमारा, और 6 था लास्ट में, कितना हो गया 6 हो गया, 6 36 हो गया। ये तो मान लीजिए इसकी वैल्यू सेम ही कट जाएगा, तो K1 हमारा 25 हो गया, K2 36 हो गया, तो कितने का डिफरेंट है, 11 का है ना, तो 25 पर तो 100 कर लेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, 44%। ठीक है, सही हो गया, समझ में आ गया सभी को नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, दो पिंड जिसका द्रव्यमान एक यम है, स्मॉल यम है और 9 यम है, जो समान गति ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं, उसके रैखिक गति का अनुपात क्या होगा। ये कमेंट कीजिए आप लोग, इसके रैखिक गति का अनुपात क्या होगा। 21 का, 21 का बताइए। ये भी हमारा ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। देखिए दो पिंड जिसका द्रव्यमान एक स्मॉल यम है और एक क्या है 9 यम है, 9 यम है, जो समान गति ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं, उसके रैखिक गति का अनुपात बताइए। समान गति ऊर्जा के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की क्या है
काइनेटिक, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, अर्थात हाफ एम वी, अर्थात रैखिक गति, गति का पूछा है तो v1 इसको मान लेते हैं, और दूसरे का क्या पूछा है, हाफ यम, यहाँ पे यम का मान दिया है ना 9 यम है, तो 9 यम यहाँ लिख लेते हैं, 9 यम इंटू v2 स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है, तो हमारा ये सब कट जाएगा, 1/2 यम भी से यम भी कट गया हमारा, तो v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/1, ठीक है, यहाँ क्लियर है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, v1 अपान v2, इसका अनुपात पूछा है तो अंडर रूट हो जाएगा 9/1, अर्थात 3:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:1। अक्की जी का रहा है किसका, सी, ओजीए वाले का सी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 3:1, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, समतल भूमि पर उबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवार से एक सीढ़ी टिकाई गई है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, माया यादव जी 3:1, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका 22 नंबर का बताइए, समतल भूमि पर उबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवार से एक सीढ़ी टिकाई गई है, घर्षण का बल होगा, बताइए, ऊपरी छोर पर दीवार की ओर, ऊपरी छोर पर नीचे की ओर, ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर, या फिर ऊपरी छोर पर दीवार से बाहर। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। आरआरबी रांची के जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, ठीक है। अब इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, कि जब समतल भूमि पर ऊबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवार से एक सीढ़ी टिकाई जाती है तो जो घर्षण बल किस दिशा में लगेगा, बताइए। मान लीजिए ये दीवार है हमारी, दीवार से ये सीढ़ी हम मान लीजिए टिका दिए, ये सीढ़ी टिका दिए हैं, ये सीढ़ी क्या है, टिका दिए हैं, चलिए ये सीढ़ी टिका दिए हैं, फ्रिक्शन बल किधर लगेगा, फ्रिक्शन बल जो है वो किस दिशा में लगेगा, फ्रिक्शन बल किधर लगेगा ये बताइए आप लोग, फ्रिक्शन बल किधर लगेगा। चलिए मैं फिगर ड्रा कर दिया आपको, फ्रिक्शन बल किधर लगेगा, यह सीढ़ी यहाँ पे टिकाई गई है तो फ्रिक्शन बल किधर लगेगा। माया यादव जी का 22 का डी आ रहा है, ऊपर की ओर दीवार से बाहर। चलिए और लोग में अक्की जी का रहा 22 का डी, चलिए ऊपरी छोर पर कहाँ देगा, इसका कहने के ऊपरी छोर पर, ऊपरी छोर तो ये है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ी काम करेगा भैया, ऊपरी छोर पर फ्रिक्शन थोड़ी काम करेगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, क्या कह रहा है कि समतल भूमि पर ऊबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवार से एक सीढ़ी टिकाई गई है तो घर्षण बल का होगा, घर्षण बल किधर होगा ये बताइए, ऊपर की छोर पर दीवार की ओर, ऊपरी छोर पर नीचे की ओर, ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर, ऊपरी छोर पर दीवार से बाहर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर, देखा ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर, जो फ्रिक्शन हमारा लगेगा ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर, यहाँ फ्रिक्शन यहीं पे काम करेगा ना, इस यहाँ पे काम करेगा, ये क्या काम करेगा, फ्रिक्शन इसके जस्ट इसके विपरीत करेगा। सीढ़ी क्या है, दाब नीचे लगाएगी ना, सीढ़ी क्या है, दाब नीचे लगाएगी, तो फ्रिक्शन हमारा क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर हमारा फ्रिक्शन कार्य करेगा। ओजीए वाले सी, बहुत सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ पे समझ में आ गया ना सभी को, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इंजन में से निष्कासित गैसों, इंजन है ये, इंजन में से निष्कासित गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है, जो इंजन से निष्कासित गैसें निकलती हैं उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, विभव ऊर्जा, सौर ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। कमेंट करके वालों आप लोग बताइए इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, जो गैस निकलती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि जो इंजन से निष्कासित जो गैसें निकलती हैं उनमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन सी ऊर्जा होती है। अक्की जी का 23 का डी। चलिए और लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। माया यादव जी का बी, कमेंट करके आप लोग बताइए।
मैं यादव जी बी नहीं होगा। बी तो विभवांतर में जो विभव होता है, विद्युत विभव, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें, ये उसके लिए होता है। सौर ऊर्जा भी नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा भी नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। जो जेट जो जो इंजन से जो गैसें निकलती हैं उसमें क्या गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर मिस अग्रवाल जी का डी है। मैं ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है 24 नंबर क्वेश्चन पे। हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं। हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? माया यादव जी गतिज ऊर्जा, बहुत बढ़िया। अब आप लोग 24 का कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि घर्षण, हम जमीन पर किसके वजह से चल पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से, कि गुरुत्व की वजह से, घूर्णन की वजह से, कि गुरुत्व और घर्षण के संयोग से? चौबीस का डी, 24 का डी। और लोग कमेंट करिए भैया, जल्दी जल्दी। अरे कहाँ चले जाते हो आप लोग भैया, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या होगा 24 का। हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? घर्षण के कारण, गुरुत्व के कारण, घूर्णन के कारण, या गुरुत्व और घूर्णन के संयोग? भैया घूर्णन लिखा है, घर्षण नहीं लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोग देख रहे हैं कमेंट एक ही मारे जा रहे हो। माया यादव जी का भी डी आ गया, ओजी वाले का भी डी आ गया, अक्की जी का भी डी, ओनली सक्सेस जी का भी डी आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ घूर्णन लिखा है, अगर यहाँ घर्षण लिखा होता तब तो ठीक था। मिस अग्रवाल जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया मिस अग्रवाल जी, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है इसलिए आपने सही आंसर दिया है। मिस अग्रवाल जी का ए आया है भैया, बहुत सही। हम जमीन पर क्या घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। गुरुत्व अगर यहाँ लिखा होता गुरुत्व और घर्षण के कारण ना, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाता। ठीक है, ओनली सक्सेस, सॉरी सर, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए तब उसके बाद दीजिए कि आंसर किया कीजिए। ठीक है, माया यादव जी का भी ये आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सरल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाला नहीं था। इसी प्रकार से अगर आप परीक्षा में गलती करेंगे और टिक मार के चले जाएंगे तो बाद में यहाँ मिलाएंगे ना आंसर सीट, आंसर की में भैया, तब कहोगे तो गलत हो गया, तो आप फिर छट जाएंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किसी मोए में हो गया, अरे क्यों डिलीट कर दिए भाई। चलिए आगे पढ़िए। जब मैं अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहा तो उसमें कुछ चिंगारियां उड़ रही थी, यह किसके कारण है बताइए? जब कंबल कंबल बोला गया, जब मैं अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहा था तो उसमें कुछ चिंगारियां उड़ रही थी, ये किसके कारण है? भैया कंबल में भी चिंगारी उत्पन्न हो रही है, देख लीजिए। ये सब फिजिक्स कमाल है जिसमें कंबल में चिंगारी उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, बताइए भैया, घर्षण विद्युत के कारण कि करंट के कारण? भैया कंबल में करंट उत्पन्न हो रहा है, देखिए भैया आप लोग बताइए। ये सब भैया फिजिक्स की देन है। चलिए कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कि विभव के प्रभाव के कारण? अक्की जी का आ गया है 25 का ए। और लोग कमेंट कीजिए। ओनली सक्सेस जी, नाइस एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अक्की जी। ओनली सक्सेस जी, ओजीए वाले का ए रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए और कमेंट कर लिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। जब हम अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित करते हैं तो उसमें कुछ चिंगारियां उड़ रही थी, यह किसके कारण है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घर्षण विद्युत के कारण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घर्षण विद्युत के कारण। माया यादव जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, घर्षण विद्युत के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस ग्रीस लगाता है, बताइए ग्रीस क्यों लगाता है? चलिए यहाँ लिखा है क्यों, ग्रीस क्यों लगाता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का? मैकेनिक जो होता है हमारा, वो साइकिल या मोटरसाइकिल का जो मैकेनिक होता है, जो उसको रिपेयर करने वाला होता है, वो जो गतिशील हिस्से होते हैं, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनके बीच क्या हो, वो ग्रीस क्यों लगाता है? ग्रीस अर्थात लुब्रिकेंट क्यों लगाता है? पुर्जे को चमकदार बनाने के लिए।
भैया क्यों लगाता है? पुर्जों को चमकदार बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए। चलिए ये हो गया पहला तो हमारा, घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में। दूसरा है पुर्जों को साफ करने के लिए, पुर्जों को साफ करने के लिए, जंग हटाने के लिए। चलिए इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। माया यादव जी का आ गया बी। बहुत बढ़िया माया यादव जी, आपने सबसे पहले आंसर किया है। आरपी मोटिवेशन जी का भी आ गया, अक्की जी का भी आया है, ओनली सक्सेस जी का भी आया है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम फ्रिक्शन में एकदम फिक्स हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जिससे हमारे जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो हमारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनके फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में ग्रीस या तेल या मोबिल, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो लुब्रिकेंट उसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारा जो फ्रिक्शन कम हो और हमारे जो जो मोटरसाइकिल के जो पुर्जे हैं वो सुचारू रूप से गति कर सकें। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ओजीए वाले जी सर, बहुत बढ़िया ओजीए वाले जी, ओनली सक्सेस जी, मैं यादव जी, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं, केले के छिलके पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं? चलिए बताइए। अरे भैया सीधी सी बात है, छिलके पैर रख बाद गिर बे भाई। अब एक कमेंट के बतावा फिजिक्स के माध्यम से कि राइट आंसर क्या होगी। ठीक है, चलिए बताइए। ये है केले का छिलका पैरों पर एक चुंबकीय आकर्षण बल लगाता है और हमें नीचे गिरा देता है। यह देखा भैया, का कहें कि केले का छिलका पैरों पर एक चुंबकीय आकर्षण बल लगाता है। भैया केले का छिलका चुंबकीय बल लगाए ना, लगाए ना? तो चलिए आगे देखते हैं। केले के छिलके में अधिक घर्षण होता है, केले के छिलके में क्या होता है, अधिक घर्षण होता है। केले के छिलके की पकड़ अच्छी होती है। अब देखा भाई, कहा था केले के छिलके की पकड़ अच्छी होती है। चौथा कहा केले के छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बहुत होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ मिलती है। अब इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ओनली सक्सेस जी, गुरु जी मजा आ गया। अरे भैया आग उग ना जलावा, नहीं बढ़ जाइए, समझ रहे हो आप। अब ये हमारा थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए मजाक उजाक होता रहता है, आप लोग इसको देखिए, इसको बताइए राइट आंसर। माया यादव जी का आ गया डी। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए। माया यादव जी का भी आया है केवल 28 का डी, अक्की जी का भी डी आ गया। चलिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाए। केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण का बहुत होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ मिलती है। चलिए इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 बताइए, स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है? स्नेहक द्वारा, लुब्रिकेंट के द्वारा क्या कम किया जाता है? पहला है सतहों की चिकनाहट, सतहों के बीच जो चिकनाहट होती है, या सतहों की सतहों की चमकदार प्रकृति। और तीसरा है सतहों के चमकीले रंग या सतहों की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग। चलो बताओ कमेंट करके जल्दी से आप लोग। ये हमारा आरआरबी जेई में भी आया है 2019 से, आरआरबी जेई में सेकंड शिफ्ट में। कमेंट करके आप लोग आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए किसका आंसर पहले आता है, देखते हैं। इसका 29 का जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्नेहक द्वारा कम किया जाता है। स्नेहक जो लुब्रिकेंट होता है वो क्या करता है? ओजीए वाले का 29 का डी, माया यादव जी का डी, बहुत सही माया यादव जी, आप सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अक्की जी का 29 का डी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सतहों की अनियमितताओं के इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पर रख चलते हैं। चलिए दे, स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है? चलिए बताइए। स्नेहक गतिशील पुर्जों को कस देता है, स्नेहक पुर्जों को घिस देता है, स्नेहक गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बना देता है ताकि वे सीधे एक दूसरे रगड़ न खाएं, स्नेहक सामग्री की अनियमितताओं को पकड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 30 का राइट आंसर क्या होगा? क्या बोला गया कि स्नेहक जो लुब्रिकेंट होता है हमारा, किसी मशीन के गतिशील हिस्से के बीच घर्षण को कैसे कम करता है, फ्रिक्शन को कैसे कम करता है? पहला क्या है, स्नेहक गतिशील पुर्जे को कस देता है। स्नेहक क्या करता है, गतिशील जो पुर्जे होते हैं उसको कस देता है। कसता तो है नहीं भाई, स्नेहक का क्या काम का है, वो फ्रिक्शन को कम करने का काम है। तो पहला हमारा होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, स्नेहक पुर्जों को घिस देता है। स्नेहक लुब्रिकेंट वो घिसने का काम करता नहीं, ये भी हमारा क्या हो, गलत हो जाएगा। चलिए
अब तीसरे देखते हैं, स्नेह गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बना देता है। स्नेह क्या है, एक पुर्जों के बीच क्या करता है, एक पतली फिल्म बना देता है ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड़ न खाएं। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भैया, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पे। जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। जिम्नास्ट क्या होता है भैया बताइए, ये हमें भी नहीं मालूम है। जिम्नास्ट बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए। ठीक, जो जिम करते हैं भैया उनको जिम्नास्ट बोला जाता है। अपने हाथे पे कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं, चलिए बताइए। दूसरा है, उस पदार्थ की वजह से अधिक पसीना आता है और हाथ गीले हो जाते हैं। खुरदरे पदार्थों की वजह से हाथ जमीन पर आसानी से फिसलते हैं। चलिए, खुरदरे पदार्थ उनके हाथों को एक चमकदार और सुंदर रूप प्रदान करते हैं। अब इसका राइट आंसर बताइए। माया यादव जी का सी। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा है 31 का कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। माया यादव जी का आ रहा है 30 का सी है, कोई बात नहीं, आप 31 का बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 का ए, अक्की जी का आ गया ए। और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये समझ लीजिए आपके बीच जो क्वेश्चंस लाए गए हैं बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग छांट के लाए हैं। जो प्रत्येक बार यह क्वेश्चन हमेशा आरआरबी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते रहते हैं, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लोग कमेंट करिए। माया यादव जी का सी, अक्की जी का सी आ गया है, अक्की जी का ए आया है। चलिए, माया यादव जी का भी 31 का ए आ गया। चलिए, जो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बेहतर पकड़ प्राप्त करने के लिए हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका चलिए आप लोग आंसर कीजिए। क्या बताया गया, इसको है क्यों सतहों पर पालिश करने या स्नेह की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। क्या सतहों पर, यहाँ पे क्या ही रहेगा। चलिए, क्या सतहों पर पालिश करने या स्नेह की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहती हैं। पहला तो यह हो गया अपना। दूसरा है, घर्षण को पालिश करके शून्य किया जा सकता है। तीसरा है, घर्षण हमेशा लगभग नगण्य होता है। पालिश करने से घर्षण शून्य हो जाता है और गतिशील वस्तु का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, 32 का राइट आंसर क्या होगा। 32 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि 32 का राइट आंसर क्या होगा। 32 का राइट आंसर बताइए। क्या सतहों पर पालिश करने या स्नेह की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? पहला है, घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहती हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कि 32 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए भैया जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, 32 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, फ्रिक्शन को हम पूरी तरह से समाप्त तो कर नहीं सकते हैं। फ्रिक्शन को कोई भी कितना भी लुब्रिकेंट लगा ले, इस्तेमाल कर ले, हम फ्रिक्शन को हम पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक फैक्ट है, आप समझ लीजिए कि फ्रिक्शन को कभी भी उसको शून्य कभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। शून्य कभी नहीं किया जा सकता है फ्रिक्शन को, ठीक है। उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं लेकिन उसको शून्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मिस अग्रवाल जी का बी आ गया, अक्की जी का बहुत बढ़िया अक्की जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको बताइए, किसी वस्तु को इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? संपर्क घर्षण, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। संपर्क घर्षण, लोटनिक या रोलिंग घर्षण, सर्पी घर्षण या स्थैतिक घर्षण। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए
किस बल की आवश्यकता होती है? बताइए कमेंट करके आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते, यहाँ पे आंसर अगर मतलब क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो यहाँ दिया गया है फिसलते, ठीक है, फिसलते लिखा हुआ है, फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? संपर्क घर्षण बल। संपर्क मतलब संपर्क जहाँ बनेगा वहाँ संपर्क घर्षण बल लगेगा। लोटनी भर, रोलिंग घर्षण, सर्पी घर्षण या फिर स्थैतिक घर्षण। राइट आंसर बताइए। 13-33 का सी, अक्की जी का, माया यादव जी का सी आ गया जी। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा हमारा, सर्पी घर्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्पी घर्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कैरम बोर्ड खेला है आप लोगों ने ना? माय ड्रीम जी, बहुत बढ़िया, आ गए हैं आप। चलिए, क्लास में लेट हो गए, कोई बात नहीं, सी नंबर आप दिए हैं, बहुत बढ़िया। अब 34 का दीजिए आप लोग। 34 का बताइए आप लोग कि इसका क्या होगा? कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो घर्षण कम करने के क्या करते हैं? बोर्ड पर 2 या 3 बिंदु तेल लगाते हैं। चलिए, ये हो गया बोर्ड चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। बोर्ड को एक साइड में ऊंचा रखते हैं ताकि झुकाव बना रहे। तीसरा है बोर्ड को एक चिकने कपड़े से पोंछते हैं। चलिए, बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 34 का जी, माई ड्रीम जी का 34 का डी आ गया, बहुत बढ़िया माई ड्रीम जी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं। बोर्ड पर हम जब कैरम बोर्ड खेलते हैं उसके बोर्ड पर क्या बारीक पाउडर छिड़कते हैं, जिससे क्या उसमें क्या फ्रिक्शन कम लगे, जिससे हम क्या आसानी से गोल को गोल कर सकें। माया यादव जी का डी, बहुत बढ़िया माया यादव जी। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, टाइम भी हो चुका है। सतह पर पालिश किस उद्देश्य से की जाती है? सतहों पर जो पालिश करते हैं किस उद्देश्य से? बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, या अनियमितताओं को कम करने और इसे सुचारू बनाने के लिए, या इसे खुरदुरा बनाने के लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए क्या होगा? 35 का राइट आंसर बताइए। ये समझ लीजिए फ्रैक्शन जो चैप्टर हमारा है, फ्रैक्शन है, उससे रिलेटेड हमने पूरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। कम से कम 60-70 क्वेश्चन है, जिससे हम पूरा करा नहीं पा रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग पूरा इसको कराएंगे। तो इसका एक बार कमेंट करके बताइए। बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए सतहों पर पालिश किस लिए की जाती है? बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। सतहों पर, तल जैसे कोई सतह है उस पर पालिश क्यों जाती है? वो वहाँ पे पकड़ तो बनाने के लिए तो होगा नहीं, तो वहाँ घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए वहाँ पे पालिश की जाती है। ठीक है, अब आवाज जा रही है? घर्षण बढ़ाने के लिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, एक बार देखिए, माया यादव जी का बी आ रहा है। ठीक है, माया यादव जी बी, माई ड्रीम जी का 35 का सी आ रहा है, अनियमितताओं को कम करने और उनसे सुचारू रूप बनाने के लिए। इसका जो राइट आंसर, सतह पर पालिश की इसलिए की जाती है क्योंकि घर्षण को बल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ओनली सक्सेस जी बी। चलिए, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो हम क्लास को क्या करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। अभी टोटल क्या है, 35 क्वेश्चन हम करा पाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत थे। अभी यहाँ देख लीजिए, पूरा पड़ा हुआ है। फ्रैक्शन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक हमने पूरा कवर किया था, कि इससे बाहर से यहाँ पे परीक्षा में इससे बाहर कहीं से आएगा नहीं, इसीलिए हमने क्या पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लेकर आए थे। लेकिन क्या हुआ, अभी टाइम कम है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या इसका टोटल पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, आपको जब पूरा फ्रैक्शन का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, जब पूरा हम क्वेश्चन करा लेंगे, तो इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, अगर आप टेलीग्राम चैनल अगर आपको ना मिल रहा हो, तो आप क्या वो टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे ओपन जीएस एकेडमी सर्च कीजिएगा। ओपन जीएस एकेडमी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ओपन जीएस एकेडमी के नाम से हमारा चैनल आ जाएगा। उसकी पहचान सिर्फ यही है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो लोगो बना हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल भी
चैनल का जो लोगो है वो भी हमारा यही है, ठीक है। उससे आप आसानी से पहचान लेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल भाई है। तो ठीक है, धन्यवाद। यहीं से हम अपने क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके बाय।